हेलो। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। बहुत क्लासेज हम लोग देख चुके हैं इनकम टैक्स की, लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। अब यहाँ पर हम लोग के यहाँ देखना है, कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं जिनको हम लोग को वन बाय वन करके स्टडी करना है। जिसमें से एक छोटा सा चैप्टर है एग्रीगेशन ऑफ इनकम। यदि कोई व्यक्ति इनकम जनरेट करता है तो उसकी कितनी इनकम कहाँ कहाँ से ऐड हो सकती है, क्योंकि जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स के चोरी करने के संसाधन हैं। तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप्स की रूल्स बना करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है। इसीलिए हम लोग एग्रीगेशन ऑफ इनकम पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति या कोई ऐसा एसएससी है जो कि टैक्स की चोरी करने के लिए, या उसकी इनकम नहीं है फिर भी इनकम को डिम्ड इनकम के रूप में एग्रीगेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम लोग चीज़ों को देखेंगे। एक व्यक्ति जो भी टैक्स देता है उस टैक्स पे एग्रीगेशन इनकम कैलकुलेट होती है, टोटल इनकम उसकी कितनी है। तो पहले हम लोग 5 हेड्स पढ़े थे, आप जानते हैं 5 हेड्स पढ़े थे, तो उसकी तो एडिंग होनी ही होनी है क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त और चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है अगेंस्ट ऑफ 5 हेड्स। तो 5 हेड तो आप पढ़े थे कि सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ये 5 हेड्स तो हैं ही। इसके अतिरिक्त भी ऐसी इनकम है जो कि एसएससी की इनकम ना होते हुए भी इनकम कैलकुलेट होती है और उसको इनकम में माना जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कि एसएससी के न होते हुए भी वह इनकम उसको मानी जा रही है। देखते हैं। देखिए यहाँ पर टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑन एसएससी फॉलोइंग इनकम्स आर एग्रीगेटेड, मीन्स टोटल इनकम जब हम कैलकुलेट करेंगे, ओके, टोटल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं, इस टोटल इनकम में 5 हेड्स तो अनिवार्य हैं। जो 5 हेड्स हम लोग पढ़े थे वो तो कंपलसरी है, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जिसको हम लोग को पढ़ना होता है। जिसमें फर्स्ट क्या है, इनकम्स ऑफ द एसएससी ऑलरेडी डिस्कस्ड, मीन्स 5 हेड्स, ऐसे समझिए 5 हेड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द अदर पर्सन इंक्लूडिंग इन द इनकम ऑफ द एसएससी, दिस इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। बेसिकली हम लोग को क्लबिंग ऑफ इनकम ही यहाँ पर पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कि एसएससी की इनकम ना होते हुए भी उसको क्लब की जाती है, मिलान की जाती है, जोड़ी जाती है। क्लबिंग ऐसा समझना, जोड़ना, ओके, जोड़ना, जोड़ा जाएगा, क्लब किया जाएगा। नेक्स्ट है डीम्ड इनकम हम लोग पढ़ेंगे। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 3 हो गए। नेक्स्ट है शेयर ऑफ ए मेंबर इन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इसकी भी इनकम दिखा जाएगा। और इनकम फ्रॉम द फर्म, यदि फर्म से भी इनकम हो रही है तो भी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक फर्म है, फर्म में पेरेंट्स आपके वर्क कर रहे हैं, उनको भी सैलरी दी जा रही है, तो भी आप ही की इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप टैक्स की चोरी करने के लिए आप उनको सैलरी दे रहे हो, इसलिए वो एसएससी की इनकम मानी जाती है। इस बात को ध्यान रखना है, राइट। तो चलते हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम, जो क्लबिंग ऑफ इनकम है, क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स कुछ ऐसे इनकम है जो कि उसकी इनकम नहीं होती है। जैसे एग्जांपल समझिए, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है घर में, मान लीजिए कि उसकी एज 12 है और उसने कोई भी अर्निंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई लॉटरी जीत गया, ओके, या कोई केबीसी, कौन बन गया करोड़पति, अर्निंग कर रहा है, कोई ऑनलाइन गेम में, ओके। और जानते हैं कि टैक्स को पेमेंट करने के लिए ये कंपलसरी है कि पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये आप जानते ही हैं। और पैन कार्ड बनने के लिए भी कंपलसरी है कि आप 18 प्लस रहिए, और ये है 12 फिर उसकी एज है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कुछ इनकम है इस लड़के की,
उसकी इनकम उसके पेरेंट्स में ऐड होगी, राइट। और पेरेंट्स में यदि आपके पास माताजी हैं और पिताजी हैं, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा होगी उसी में ऐड होगा, जिसकी ज़्यादा हो जाए। यदि मान लीजिए कि पिताजी नौकरी नहीं करते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, तो माताजी इनकम ज़्यादा है तो माताजी में ऐड हो जाएगा। और यदि माताजी की इनकम कम है, पिताजी की इनकम ज़्यादा है तो पिताजी में ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को हाईएस्ट टैक्स चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा इनकम होगी उनका टैक्स लेवरेट बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए ये प्रोविजंस किया गया है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से देखते हैं। अब ऐसे सोचिए, क्या ये एसएससी है? ये नहीं, फिर भी इसकी इनकम मानी जा रही है एसएससी के लिए, इसीलिए इसको कहा जाए क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स कि एसएससी की इनकम नहीं है, इनकम किसी और की है और एड किसी और के लिए हो रहा है, एसएससी के लिए। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपकी इनकम नहीं है, आपके घर के बच्चे की इनकम है, आपकी बहू की इनकम है, आपकी पत्नी की इनकम है, लेकिन आपकी इनकम मेड होगा। उसी सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? तो चीजें समझ गए कि क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या होगा। इनकम रियल में एसएससी की नहीं होगी, करदाता की नहीं होगी, लेकिन उसकी इनकम में एड डेफिनेटली होगा। उसी सिचुएशन को, कुछ सिचुएशंस है, उसी सिचुएशन को वन बाई वन करके हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, इसी पॉइंट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, और ये याद भी रखना पड़ता है कि कौन कौन सी इनकम है जो कि एसएससी के लिए टोटल इनकम में इंक्लूड की जाती है। देखिए इसमें क्या है, इनकम ऑफ द अदर्स पर्सन इंक्लूडेड द एसएससी ऑफ इनकम। बताया ना, अदर पर्सन मीन्स पर्सन कोई और है। जैसे मान लीजिए कि आप मोहन हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन एड किस में होगा? राम में, ऐसे समझिए। एक राम व्यक्ति है, उसमें एड होगा, इसलिए कहा अदर इनकम इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्या है फर्स्ट सिचुएशन, तब और चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मान लीजिए कि कोई ऐसा ट्रांसफर एसेट्स किए हैं जो कि आपका ट्रांसफर नहीं है, लेकिन आप इनकम की ट्रांसफर हो रही है, लेकिन एसेट्स ट्रांसफर नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 2 कार हैं, ओके। कार किसी ड्राइवर को दी है चलाने के लिए, ड्राइवर को दिए हैं या किसी एक्स पर्सन को दिए हैं चलवाने के लिए कि तुम गाड़ी चलाओ और इनकम हमको देते रहना। एक्चुअली में एक्स इनकम, मान लीजिए कोई आ रहा होगा इनकम, तो किसके पास आ रहा होगा? एक्स, और एक्स व्यक्ति दे रहा होगा किसी, मान लीजिए जो मालिक है उसको, राइट। अब देखिए इनकम तो इसके पास आ रही है ना, जो भी कार चलाने वाला व्यक्ति है, इनकम दूसरे के पास आ रही है, लेकिन इनकम ये मानी जाएगी मालिक की। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, एसेट्स का ट्रांसफर नहीं हुआ है। एसेट्स तो मालिक का ही है, कार तो मालिक की ही मालिक की है, बट जो इनकम है वो ट्रांसफर हो गई है। ट्रांसफर किसी और के पास है और इनकम किसी और के पास जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम अगर मालिक हैं वास्तविक, तो चाहे हम किसी को गाड़ी चलाने के दे दें, इनकम हमारी मानी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं, गांव में मैं क्या किया कि 2 गाड़ी खरीद के दे दिया, और 2 गाड़ी खरीद के दे दिया, और वो लोग चलवा रहे हैं, बारात में भेज रहे हैं और निमंत्रण में दे रहे हैं या लगन चलवा रहे हैं गाड़ी को। अब क्या होगा, गाड़ी तो ट्रांसफर हो गई है, लेकिन वास्तव में तो ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि वास्तव में तो मेरे नाम से होगी। अब क्या है कि जब उससे इनकम हो रही होगी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो मेरी इनकम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चलवा रहा हूँ, मैं कुछ तो कर नहीं रहा हूँ, केवल मेरी संपत्ति है, तो नहीं। यहाँ पर आपकी हमारी इनकम मानी जाएगी, बिकॉज क्योंकि हम लोगों को इनकम हमारी संपत्ति है, हम संपत्ति का ट्रांसफर नहीं किए। अगर संपत्ति का ट्रांसफर उसको कर देंगे, जो गाड़ी चलवा रहा है उसको यदि हम संपत्ति हस्तांतरण कर देंगे, सेल कर देंगे या उसके नाम से कर देंगे, तो हमारी इनकम नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर संपत्ति का ट्रांसफर नहीं किए हैं तो आप ही की इनकम मानी जाएगी। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है ऑलवेज। नेक्स्ट है इनकम ऑफ स्पाउस। स्पाउस मीन्स जीवन साथी, जीवन साथी।
देखिए यहाँ पर क्या है कि आप वाइफ एंड हस्बैंड भी लिख सकते हैं, हस्बैंड भी, लेकिन ये दो अलग अलग शब्द हैं। वाइफ कोई जानते हैं, दूसरी है हस्बैंड, मेल को कहा जाता है। लेकिन स्पाउस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। स्पाउस जब आप यूज कर देते हैं तो इससे एक फायदा क्या होता है कि अगर पत्नी है तो अगर मान लीजिए कि कोई लड़की है, उससे पूछे कि व्हाट हु आर योर स्पाउस, तो वो अपने पति के नाम बताएगी। अगर आदमी से पूछा जाए तो हु आर योर स्पाउस, तो वो अपनी पत्नी का नाम बताएगा। तो एक ही नाम से क्या होता है, दोनों चीजें क्लियर होती है, क्योंकि पत्नी के लिए जीवन साथी उसका पति है और पति के लिए उसकी जीवन साथी, जीवन संगनी मान लीजिए, कह लीजिए, उसकी पत्नी है। तो इसलिए ये शब्द यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं, चाहे कोई आप फर्म चला रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इस सैलरी कैसे इसको टैक्स को कम करें। तो मान लीजिए कोई कंपनी दुकान चला रहे हैं, मान लीजिए कोई शॉप है, आप क्या किए, अपनी पत्नी को कोई ट्रांसफर कर दिए, कोई पत्नी को आप सैलरी ट्रांसफर कर दिए कि चलो सैलरी दे देंगे उसको, तो इससे क्या होगा कि हमारा उसको टैक्स में कम हो जाएगा। मान लीजिए कि 2 लाख 10 लाख सैलरी दे देंगे किसी को, अपनी पत्नी को, तो 10 लाख तो कम इनकम हमारी दिखाई जाएगी ना। जब कम दिखाई जाएगी तो कम टैक्स लगेगा। तो अगर किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को ये पता चल गया कि जो आप सैलरी दे रहे हैं फर्म से या पार्टनरशिप फर्म से या कोई शॉप से, और वो आपके रिलेटिव पत्नी है, तो इन दिस कंडीशन में वो आप ही की इनकम मानी जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि वो तो पत्नी को हम दे रहे हैं। बस क्या ध्यान रखना है कि आपका कोई सार्वजनिक हित ना हो, वैल्यूएबल इंटरेस्ट या डीप इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में मैं बताया था सैलरी में लगभग 20% से ज़्यादा आपके पास है, आप निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, ये सब काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पर अधिकार दिखाएंगे ना, कोई पार्टनरशिप उसमें तो आप मालिक ही हैं, तो मालिक सर्वमान्य हित हो जाएगा तो ये चीज़ें लागू हो जाएंगे। लेकिन जेन्युइनली वो आपकी पत्नी या आपका पति उसमें वर्क करता है तो ठीक है। लेकिन टैक्स चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पता चल गया इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो डेफिनेटली वो आपकी इनकम ऐड कर देगा, और ये आप कहते रह जाइए कि नहीं हमारी पत्नी की इनकम है, नहीं माना जाएगा। राइट? तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू जिसको कहा जाता है, या आपकी पुत्रवधू है, अगर पुत्रवधू को कोई भी हस्तांतरण विदाउट एनी कंसिडरेशन प्रतिफल का कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा ही कोई पैसा दे दिए, तो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि पुत्रवधू की माना जाता है कि आप हो सकता है कि टैक्स को कम करने के लिए आप दे रहे हैं, इसलिए इसको माना जाएगा। राइट? नेक्स्ट है इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड। जो माइनर चाइल्ड का एग्जाम्पल बताया था उसको याद रखिएगा कि कोई भी यदि 18 ईयर से बिलो है तो इन दिस कंडीशन में आपको जो पेरेंट्स की इनकम होगी, और पेरेंट्स की इनकम में ध्यान रखना है जिसकी ज़्यादा होगी, ओके, उसी में ऐड होती है। और एक बात और ध्यान रखना है, इसका अमाउंट 1500 से ज़्यादा होना चाहिए, 1500 रुपये से। क्योंकि देखिए अब कोई 100 रुपये, मान लीजिए कोई क्लास में आप गए, कोई क्लास में आप प्रतियोगिता हो रहा था, 100 रुपये जीत गए, तो 100 रुपये आप बताइए कि टैक्स लेने लायक है? नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि देखिए हम 1500 रुपये तक टैक्स फ्री है, 1500 रुपये तक अर्निंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये भी ध्यान रखना पर चाइल्ड है। आपको मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो 1500 रुपये एक प्रॉफिट होगा, 1500 रुपये का एक टैक्स डिडक्शन में लगा। मान लीजिए कि घर में 2 बच्चे हैं, दोनों ने 1000 रुपये अर्न करके लाया, ओके, 1000, तो ये टैक्स फ्री है, ओके, क्योंकि 1500 रुपये तक रिलीफ है। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई 5000 लाया, दूसरा बच्चा भी 5000 लाया, तो इसमें से क्या होगा कि 1500 आपको टैक्स फ्री हो जाएगा और रेस्ट ऑफ अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1500 टैक्स फ्री है, उसके आगे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये एड किस में होगा? मम्मी और पापा के जिसकी इनकम ज़्यादा होगी। आप जान रहे हो कि घर में दोनों लोग काम करना है, तो जिसकी इनकम देखी जाएगी, किसकी इनकम ज़्यादा है उसी की इनकम ऐड होगा। माता जी के है तो माता जी में, पिताजी का है तो पिताजी। राइट? नेक्स्ट है बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी ट्रांजेक्शन मीन्स ऐसे समझिए कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसका कोई आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। आप जानते हैं बहुत से लोग कुत्ता बिल्ली के नाम से अपनी संपत्ति ले लेते हैं। मान लीजिए किसी को पता नहीं है, दूसरे नाम से संपत्ति ले ली, सोचे कि अपने नाम से लेंगे टैक्स देना पड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि सोना चांदी हीरा जवाहरात जमीन सब दूसरे नाम से ले लें किसी से, और इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चल जाए कि ये जो संपत्ति लिए हैं ये दूसरे के नाम से लिए हैं, लेकिन ये इनकम इन्हीं की है। जैसे आप देखिए
आप भारत में सबसे ज़्यादा जो घर है वो किसके नाम से है? फीमेल के नाम से। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मैं मेरिट और डिमेरिट में बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा घर औरतों के नाम से है, ये और अच्छी बात है। क्योंकि आपको एक चीज़ बता दें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतिहास में सबसे ज़्यादा जो स्वर्णकाल कहा जाता है महिलाओं के लिए, वो या तो ऋग्वैदिक काल है या तो गुप्त काल है। गुप्त काल में थोड़ी बहुत, पूरे नहीं, गुप्त काल। क्यों जानते हैं? जब पूछा जाता है कि ये बताइए कि क्यों आप गुप्त काल को या ऋग्वैदिक काल को, ऋग्वैदिक काल से भी गुप्त काल में आप प्रेफरेंस देते हैं, या एक और डेस्टिनी कोई है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है हिस्टोरी, शायद उसमें भी कहा था। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि इस बात को हमेशा लाइफ टाइम याद रखिए कि किसी भी महिला को उसको अधिकार तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि आप उसकी संपत्ति उसके नाम से नहीं करेंगे। आप इंडिया में पता कर लीजिए, इवन हम खुद अपने घर में देखे हैं, हमारे पिताजी नहीं हैं फिर भी हमारी माता जी के नाम से एक संपत्ति नहीं है। सोचिए, उस ट्रांसफ़र होगी तो मुझे ही होगी। अब बताइए माता जी कोई अधिकार मेरे पास है घर में? चाहे जब कोई हटा दे उनको, क्या कर लेंगी? जाइए केस लड़िए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? संपत्ति में अधिकार होना चाहिए। कोई भी आपकी संपत्ति है तो आप देखिए टैक्स चोरी करने के लोग क्या करते हैं इसमें, कि जो भी एसेट्स परचेज करेंगे वो अपनी पत्नी के नाम से कर लेंगे। जबकि आप जानते हैं कि एसेट्स परचेज हो सकता है कि पत्नी गृहिणी हो, हाउस वाइफ हो, फिर भी वह पूरी संपत्ति के मालिक है। क्यों है? क्योंकि टैक्स कम करने के लिए। गवर्नमेंट भी सोच रही है चलिए ठीक है, मोटिवेशन मिल रहा है, लेडीज़ के नाम से लिखा जा रहा है तो क्या, देखिए देखिए ज़मीन भी परचेजिंग होती है तो कुछ टैक्स रिलीफ मिलता है। तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ हैं, लेकिन चोरी होती है, इसी को बेनामी संपत्ति कहा जाता है। कि आप बेनाम से कर रहे हैं, किसी दूसरे एक्स पर्सन से करें, किसी गरीब व्यक्ति से, कोई नौकर का नाम से ले लिए, कोई चपरासी के नाम से ले लिए, तो ये सब भी बेनामी संपत्ति में आएंगे और उसको भी आपको जो मेन उसका इनकम होल्डर है उसी में ऐड होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, राइट? चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है, कुछ एग्रीगेशन ऑफ इनकम और डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम की मैं बात किया था अभी, ध्यान दिए होंगे तो, कि डीम्ड इनकम कौन कौन सी है। डीम्ड इनकम मीन्स कि मानी गई। अच्छा, इस इनकम के साथ एक और खास बात है आपको बताऊं। इस इनकम के साथ ये है कि लगभग ये जो इनकम है ये लगभग इलीगल टाइप की है। इलीगल मीन्स उसका रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड नहीं है तो जानते हैं टैक्स कितना लगता है? 60%। इस बात को भी ध्यान रखे रहिएगा। यदि इस इनकम में किसी की इनकम आ गई तो उसमें 60% टैक्स लगेगा। और बेसिकली ये क्यों लगता है ये भी समझ लीजिए, चोरी के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं से पैसा लाया चोरी करके, 10 लाख 2 लाख 1 लाख, तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि देखिए चोरी करके लाया है और हमको बता भी नहीं रहा है और यूज भी कर रहा है, इससे अच्छा है एक लालच दे देते हैं। लालच क्या है कि मान लीजिए तुम 10 लाख रुपए रखे हो जो कि कोई रिकॉर्ड नहीं है तुम्हारे पास, वो कहाँ से लाए हो, किसी से ज़्यादा पैसा लिए हो, रिकॉर्ड नहीं रखे हो, कि मतलब कहीं से मैनेज किए हो, और 10 लाख रुपए आपके पास है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखिए एक काम करिए आप 10 लाख पर 60% के अनुसार हमको टैक्स दे दीजिए, मीन 6 लाख हमको टैक्स दे दीजिए, प्लस यदि सरचार्ज है तो 25% सरचार्ज दे दीजिए। सरचार्ज तो मान लीजिए जानते हैं 50 लाख से ऊपर इनकम होगी तब लगेगा ये, और प्लस हमको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दे दीजिए। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बात की जाएगी एजुकेशन सेस की, क्या होता है ये 4%। जब टोटल इनकम पढ़ाएंगे तो इसमें बताऊंगा टोटल टैक्स लायबिलिटी में। अब इसका मतलब क्या है कि 66 लाख ये देना है, ये मान के चलो 50 लाख से ऊपर है नहीं, 10 ही लाख है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या है कि 4% और देना है, समझ रहे हैं? और किसका देना होता है? इसका, इस बात को ध्यान रखना है। एजुकेशन से किसका लगता है? टैक्स का। तो 6 लाख का कितना आ जाएगा? मान लीजिए 24,000, तो 24,000 और मीन 6,24,000 आप दे करके टैक्स फ्री कर सकते। इसका मतलब कि आपके पास कितनी इनकम बची? 3,24,000 कितना, 3,76,000। अब आप सोचिए कि आपके पास बेनामी संपत्ति 10 लाख रुपए थी, या
ऐसी इनकम जो कि आप बता नहीं सकते हैं, अभी आगे डिस्कस किया जाएगा चीज़ों को। और उसमें से आपने 6,24,000 दे करके 3,76,000 रुपये आपने टैक्स बचा लिया, सॉरी 3,76,000 रुपये आप व्हाइट मनी कर लिए। ओके, व्हाइट मनी आप कभी सुनते होंगे, व्हाइट मनी एंड ब्लैक मनी। ब्लैक मनी किसको कही जाती है? एज ए इनकम टैक्स। जिस मनी पे, जिस अर्निंग पे इनकम टैक्स या कोई टैक्स नहीं दिया गया है उसको ब्लैक मनी कहा जाता है। इस बात को रिमेंबर रखिएगा, राइट, हमेशा के लिए। और तो यहाँ पर क्या होगा कि 3,76,000 रुपये आपकी व्हाइट मनी हो गई। अब आप इसका यूज कहीं भी ओपनली कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को भी घाटा नहीं लगता है कि अब ऐसे 10 लाख यूज करते हैं, ऐसे तो हमको मिल ही गया 6,24,000 टैक्स, क्या दिक्कत है, तुम 3,76,000 घूमो आराम से करो। तो ये इसलिए किया गया है कि लोग अपनी गलत इनकम को दिखा पाएँ और हमको टैक्स भी मिल पाए, क्योंकि यूज वैसे ही कर ले जाएगा वो। अगर ये नहीं भी लेते तो क्या 10 लाख यूज ना करता? यूज करता है। इससे अच्छा है कि उसको भी प्रॉफिट हो जाए, हमको भी हो जाए, गवर्नमेंट को भी मिल जाए कुछ और उसको भी कुछ मिल जाए। देखिए इसको डबल इसको मिल रहा है, तो गवर्नमेंट रूल नहीं बना देगी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है। तो ये सब इनकम के साथ ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, उसको अलग से ट्रीट किया जाता है, राइट। और जो इनकम होंगी और जो इनकम मानी जाएंगी उसमें आप नॉर्मल तरीके से जब टैक्स रेट पढ़ाएंगे तो नॉर्मल टैक्स रेट प्रयोग होता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इस लिस्ट के साथ, इस बात को ध्यान रखे रहना। देखिए इसमें क्या है, इन सर्टन केस सम अमाउंट्स आर डीम्ड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, दो दे आर एक्चुअली नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। नेचर की इनकम की नेचर नहीं है, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ डीम्ड अमाउंट इज इनकम इज टू चेक टैक्स इवेजन। अब देखिए कर की चोरी, अभी आगे इस पर क्लास बताऊंगा, टैक्स इवेजन, कर की चोरी, कर चोरी कह सकते हैं या कर वंचना, जो एप्रोप्रिएट शब्द है कर वंचना है। ओके, तो कर वंचना मीन्स कर को आप चोरी कर रहे हैं, इसके संबंध में इसे बताई जा रही है। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मीन्स कि आपके पास ऐसी कोई कैश है जो आप बता नहीं पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स आया और आपके अकाउंट में आपको देखा कि आपके गोदरेज में पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए और उसको बता नहीं पा रहे हैं, तो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा 60% के अनुसार, ऐसे समझिए। यही तो रेट पड़ती है ना, रेट जब पड़ती है, लेकिन ये भी ध्यान रख रही है कि अगर वो पकड़ ले गया तो पूरा जब्त कर लेगा। आप अपने से आएंगे तब 60% देना है, ये भी ध्यान रखे रहिए। अगर इनकम टैक्स आके पकड़ लिया तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। ये आप अपने से बता दीजिए जा करके कि हमारे पास 10 लाख रुपए है, 10 करोड़ रुपए है, इस पर हमारा टैक्स देना है, ये ले लीजिए 60%, तब कर सकते हैं। इसका मतलब कि कोई आपके पास इलीगल पैसा पड़ा हुआ है जिसका आप हिसाब नहीं बता पा रहे हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, तो इन दिस कंडीशन में है, राइट। नहीं तो ऐसे नहीं किया जाएगा, जानते क्या होगा, लोग दूसरे के जिस मान घूस ही देना है, घूस मांगेंगे नहीं, उनके ले जाके एक बार कैसे रख देंगे, कहीं तो मिला है हमको तो पता ही नहीं कहाँ से है, तो टैक्स नहीं, तो ऐसे बात नहीं है। आप अगर कोई इनकम, जैसे मान घूस के पैसा आप रखे हैं रूम में 20 लाख रुपए और टैक्स रेट पड़ गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई रह के चला गया था, हम क्या करें, ये सब नहीं कह सकते। अगर आपके पास पैसा है तो उस पर टैक्स देना है, वो कैश क्रेडिट हो चाहे किसी भी प्रकार की मुद्रा हो जो आप बता नहीं पा रहे हैं, बताएंगे नहीं तो उसको दीजिए टैक्स, राइट। नेक्स्ट है ऑन रिकॉर्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट किए हैं जो बता नहीं पा रहे हैं और दिख रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो भी आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते हमको तो पता ही नहीं है कि कौन इन्वेस्टमेंट कर दिया है हमारे नाम से, ये कह के बच नहीं सकते। जैसे कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे कि बता दें कि नहीं हमको तो पता ही नहीं है कि ये कौन इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये सब कोई मतलब नहीं है। कहेगा कि आप मतलब हो चाहे ना हो टैक्स दीजिए, सीधी सी बात है, और 60% में आइए आप, राइट। अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी। मान लीजिए आपके पास कोई मनी है, जैसे मैंने अभी बताया इस पॉइंट में, कोई मनी है जो रखा है, घर में रखा है, कहीं रखा है, और उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उसका जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पैसा कहाँ से आया, किससे लिए, किस मद में आप इसको इनकम किए थे, नहीं बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये डीम्ड इनकम मानी जाएगी, ये मान लीजिएगा ये आपकी डीम्ड इनकम है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको इन्वेस्टमेंट किए हैं और आपकी जो अकाउंट तैयार किए हैं उस अकाउंट नहीं दिख रहा है, तो आल्सो इन दिस कंडीशन टैक्सेबल, राइट। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अगर कोई व्यय किए हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है, तो आप ले सकते हैं। अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर कर दिए हैं तो आपको रिडक्शन मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड होने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी इनकम होती है जो क्या बता नहीं पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो
डिडक्शन ले सकते हैं, राइट। अमाउंट बारोड आर रिस्पेड ऑफ हुंडी। अब जानते हैं हुंडी किस लिए प्रयोग होती है। एक्चुअली देखिए, हुंडी जो प्रयोग होती है वो किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए उसके एवज में एक कागज दिया जाता है जो कि बताता है कि मैं इतना पैसा दूंगा। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज सुने होंगे, बीईपी, बिल ऑफ एक्सचेंज, या आप प्रोमिजरी नोट सुने होंगे, प्रोमिजरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र। ये उसी प्रकार से हुंडी भी है। जानते हैं कि आप मान लीजिए किसी हुंडी के पैसे दे दिए, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हुंडी के पैसा यदि चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक से, तब तो ठीक है। अगर हुंडी का पैसा चेक से पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब किसी को आप पैसा दे रहे हैं हुंडी के द्वारा, तो आपको चेक से पेमेंट करना है। आपको पता रहे कि हाँ पैसा दे रहे हैं, कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो हुंडी का भी कोई पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कुछ लोग अपना पैसा दूसरे को दे दें, उनसे लोन लिए थे, उनसे पैसा लिए थे, क्योंकि जानते हैं हुंडी जो होती है ना, अनरजिस्टर्ड होता है। वह एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस में देता है पैसा, तो हो सकता है कि टैक्स चोरी करने के लिए पैसा दे दे, कहे कि उनसे लिए थे हम हुंडी में, इसलिए मैं उनको दे रहा हूँ। तो कहेगा ठीक है, लेकिन चेक से पेमेंट करिए, तब मानेंगे। इंटरेस्ट लिए हैं तो इंटरेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चेक से पेमेंट होगा तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। क्योंकि चेक से होगा तो बैंक से ट्रांजेक्शन दिखेगा, ट्रांजेक्शन दिखेगा तो पता चल जाएगा क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो जो ये चीज़ें आप पढ़े, इसको ध्यान रखना है हमेशा कि इसको डीम्ड इनकम माना जाता है, डीम्ड इनकम। और इस पर जो बताया 60% के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ता है, 4% के अनुसार आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। और आप इसको अवॉइड कर सकते हो, और ये आप जानते भी रहिए हमेशा के लिए। यदि आपके पास कोई ऐसी कैश है जो कि आप अनएक्सप्लेन्ड हैं, जो बता नहीं पा रहे हैं किसका इनकम है, कैसे है, कहाँ से पैसा है, तो आप 60% प्लस 4% और 64% दे करके आप व्हाइट मनी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि 10 रुपया में 64 रुपीज़ दे करके व्हाइट मनी कितना गट्स की बात है। इतना बढ़िया से चोरी किए, इतना बढ़िया से पैसा लाए, और 100 रुपये में, 10 रुपये में, या 64 पैसे, या 100 रुपये में 64 रुपीज़ कोई ले ले, आपको अच्छा लगेगा? तो इसलिए लोग देते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि व्हाइट मनी को करने के लिए ये करते हैं, और गवर्नमेंट ने इसीलिए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी किया है, राइट। तो यहाँ तक चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होती है, राइट। तो क्लबिंग ऑफ इनकम आप जानते हैं, हम लोग पढ़े कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या है। तो आई थिंक चीज़ें और क्लियर हो चुकी होंगी कि क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, राइट। तो यहाँ तक क्लास समाप्त करते हैं। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।